नमस्कार किसान भाइयों, अगर आप चाहते हैं धान में आपको ज़्यादा पैदावार मिल सके तो यहाँ पे हम कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें आपको बताने वाले हैं। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं, आप भी धान की फसल में इस साल 2023 में बम्पर पैदावार ले पाएंगे। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, छोटी छोटी कुछ बातें होती है जिसका किसान साथी ध्यान नहीं दे पाते हैं, बाद में उन्हें नुकसान उठाना पड़ जाता है। तो यहाँ पर हम उन्हीं बातों के बारे में चर्चा करेंगे। किसान साथियों, चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं क्योंकि वीडियो वैसे भी थोड़ा सा लंबी होने वाली है। पूरा वीडियो देखेंगे तो आज की वीडियो में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आप सभी किसान भाइयों को मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम जानते हैं एकदम शुरुआत से कि कैसे आप धान की फसल में ज़्यादा पैदावार पाना चाहते हैं। तो शुरुआत से किन बातों का ध्यान देना होता है। सबसे पहले तो किसान साथियों, वैरायटी के चयन मतलब किस्मों के चयन पे आपको ध्यान देना होता है। ऐसी बहुत सारी किस्में होती हैं जो अच्छा उत्पादन देती हैं, बहुत सारी किस्में होती हैं जो किसी क्षेत्र विशेष के लिए ही लगाई जाती हैं। तो यहाँ पर ध्यान आपको यही रखना है कि जो किस्में आपके क्षेत्र में लगाने के लिए अनुमोदित हैं, मतलब आपके राज्य में लगाई जाती हैं, केवल उन्हीं किस्मों का चयन आपको करना होता है। अन्य किस्मों का चयन जो दूसरे क्षेत्र में काफ़ी अच्छा उत्पादन देती हों, लेकिन अगर आपके वहाँ पे नहीं लगाने योग्य है तो आप मत लगाइएगा, क्योंकि उसका उत्पादन आपके क्षेत्र में अच्छा नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना। जैसे बहुत सारी हमारी किस्में हम पूर्वी उत्तर प्रदेश में लगा सकते हैं, लेकिन हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं लगा सकते हैं। तो ऐसे ही आपको ध्यान रखना है। किसान साथियों, सबसे पहले तो आपको वैरायटी का चयन अच्छे से करना है और हमेशा कोशिश करें नई किस्मों का चयन करना, क्योंकि जो जैसे जैसे हमारी किस्में पुरानी होती चली जाती हैं उसमें रोग प्रतिरोधी क्षमता में कमी आती जाती है, जिससे उसमें रोग बीमारियों का अटैक कुछ ज़्यादा होने लगता है। नई किस्मों में थोड़ा सा ये कम होता है, मतलब उसकी जो इम्यूनिटी सिस्टम होती है, जो रोग प्रतिरोधी क्षमता होती है, वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, जिससे उसमें जल्दी बीमारियों का अटैक नहीं हो पाता है। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। किसान भाइयों, अब आपने वैरायटी का चयन तो कर लिया, यहाँ पे बीज का चयन भी ज़रूरी होता है। वैरायटी का चयन और बीज के चयन में बहुत डिफरेंस होता है। जैसे हमने अच्छी किस्म का तो चयन कर लिया, हमें पता है कि हम इस साल हम ये वाली वैरायटी लगाने वाले हैं, लेकिन उसका सही बीज आपको मिल सके, इस पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। किसान भाइयों, हमेशा प्रमाणित संस्थाओं से ही आपको बीज की खरीदारी करनी चाहिए। किसी अच्छे किसान भाई के साथ भी आप बीज की खरीदारी कर सकते हैं। जैसे ऐसी बहुत सारी वैरायटी आती हैं, जैसे जो नई वैरायटी ट्रायल बेस पे आती हैं, वो किसान भाई के यहाँ पे दी जाती हैं। तो आप उन किसान भाइयों से भी संपर्क करके वो जो वैरायटी है वो ले सकते हैं, या फिर आप अच्छे प्रमाणित संस्थाओं से, अच्छे दुकानदार से बीज की खरीदारी करिए। हमेशा पैकेट बंद बीज वाले ही आपको खरीदना है। ऐसा नहीं कि खुला पैकेट वाला आप बीज खरीद लें, क्योंकि खुले पैकेट में मिलावट की संभावना कुछ ज़्यादा ही होती है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना है। ऐसी बहुत सारी संस्थाएं होती है जहां से आप बीज की खरीदारी कर सकते हैं। तो यहाँ पे बीज के चयन पे भी आपको ध्यान रखना है। हमेशा जो नए बीज होते हैं, ताज़े बीज, उन्हीं का चयन करना है। नमी उसमें ना हो, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बीज खराब हो सकते हैं नमी की वजह से। तो इन सब छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में बीज उपचार। अब आपने वैरायटी का चयन कर लिया, आपने बीज का चयन कर लिया। अब आप जब आप नर्सरी डालते हैं, मतलब बीज की बुआई करते हैं, तो उससे पहले आपको बीज को उपचारित अवश्य करना चाहिए। बीज को उपचारित करने का तरीका भी हम आपको बता देते हैं। हमारे ऐसे बहुत सारे किसान साथी हैं जो खुद के खेत का बीज डालते हैं। तो ऐसे किसान साथी सबसे पहले क्या करें, जो मान लीजिए जैसे बासमती धान की बहुत सारी नई वैरायटी आई हैं, तो अगर आप वो किसानों से ले रहे हैं सीधा सीधा, तो उनमें आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको लेना है 10 लीटर पानी। किसी प्लास्टिक के टब में या फिर बाल्टी में आपको 10 लीटर पानी लेना है। उसमें आपको 1 किलोग्राम नमक मिला लेना है, अच्छे से घोल लेना है डंडी की मदद से। उसके बाद में उस नमक वाले पानी में आपको लगभग 8 किलोग्राम के आसपास, 7 से 8 केजी आपको उसमें जो आपका धान का बीज है उसको डाल देना है। ऐसा नहीं कि एक बार में ही आपको 8 केजी डाल देना है, धीरे धीरे से डालते रहिए, ताकि जो हल्के वाले बीज हैं ऊपर आ जाएँ, तैरने लगें। जो बीज ऊपर तैरते रहते हैं उसको आप छन्नी की मदद से या फिर किसी भी चीज़ की मदद से, आसानी से हाथ की मदद से भी आप निकाल सकते हैं। तो ये बीज हल्के होते हैं, इसमें गुणवत्ता उतनी अच्छी नहीं होती है, इनका जमाव अच्छे से नहीं होगा। तो इन बीजों को आपको सबसे पहले तो अलग कर लेना है। पहला तरीका आपको यह अपनाना है। इसके बाद में किसान साथियों, बीज को संशोधित करने के लिए, उपचारित करने के लिए आपको लेना है 2 ग्राम स्टेप्टोसाइक्लिन। 2 ग्राम स्टेप्टोसाइक्लिन। इसके साथ में आपको लेना है 20 ग्राम बावस्टिन। ये 2 चीज़ें आपको लेनी है। साथ में 10 लीटर पानी आपको लेना है। यहाँ पे जब आप नमक वाले पानी से अपने बीज को धोएं, तो उसके बाद में फिर से आपको सादे पानी से बीज को अच्छे से धुल लेना है, क्योंकि उसमें नमक नहीं होना चाहिए। तो अच्छे से 1-2 बार आप चाहें तो सादे पानी से धुल लेंगे तो नमक वाला जो थोड़ी सी मात्रा आपके बीज में लग जाती है वो निकल जाएगी। इसके बाद में 2 ग्राम स्टेप्टोसाइक्लिन, 20 ग्राम बावस्टिन को 10 लीटर पानी में आपको घोल लेना है। उसके बाद में फिर उसी घोल में आपको लगभग 7 से 8 केजी बीज को डुबो के लगभग 24 घंटे तक आपको रख देना होता है। छायादार जगह पे रखना होता है। इसके बाद में बीज को आपको निकाल लेना होता है। उसके बाद में फिर से छायादार जगह पे आपको फैला देना होता है। इसके बाद में आप जो बीज है उसकी बुआई कर सकते हैं। तो ऐसे आप बीज को उपचारित कर सकते हैं। अगर आप बीज को उपचारित करते हैं तो आप बहुत सारी बीमारियों से शुरुआती अवस्था में बच सकते हैं। आप एक
अच्छी नर्सरी प्रबंध करके कम से कम 10% तक आप अपने धान में पैदावार बढ़ा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। और उसमें बीज उपचार काफ़ी आवश्यक होता है। बीज उपचार से बहुत सारे फंगस जनित बीमारियां, जैसे हमारे कई बार क्या होता है कि हमारे जो बीज होते हैं शुरुआती अवस्था में कुछ भी उसमें कमी रह जाती है, फंगस लग जाता है, तो हमारे बीज शुरुआती अवस्था में ही ख़राब हो जाते हैं, जमाव नहीं हो पाता है, जड़ गलन वाली समस्या आ जाती है, जड़ें ख़राब हो जाती हैं, कई बार हमारे तने ख़राब हो जाते हैं। तो ये जो शुरुआती वाली समस्या है, इससे आप छुटकारा पा सकते हैं। बहुत सारे रोग बीमारियों से शुरुआती अवस्था में आप बच सकते हैं बीज को उपचारित करके। तो यहाँ पर बीज को उपचारित आपको कर लेना है। इसके बाद में खेत का चयन, अब जहाँ पर आप नर्सरी डालते हैं उसके खेत का चयन आपको काफ़ी अच्छे से करना होता है। हमेशा कोशिश करें कि हर साल खेत बदल बदल के आपको बीज जो है वो डालना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार जहाँ पे आप डालते हैं वही 10-15 साल से डाल रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि खरपतवार की एक तो समस्या आ जाती है, इसके साथ साथ उस जगह पे जो उर्वरा शक्ति है उसमें भी कमी आ जाती है। तो हमेशा कोशिश करें कि खेत बदल बदल के आपको करना होता है। कोशिश करें जब आप जो ये बीज डालें तो उससे पहले आपको अच्छे से गोबर वगैरह खाद आपको डाल देना चाहिए। तो यहाँ पर खेत का चयन आपको ऐसी जगह पर करना है जहाँ पर थोड़ा सा ऊँचाई हो, मतलब वहाँ पर जल भराव वाली समस्या ना हो, पानी निकासी की उचित व्यवस्था हो, साथ में सिंचाई के भी उचित संसाधन हो, ताकि जब भी हमें पानी की आवश्यकता पड़े हम तुरंत सिंचाई कर सकते हैं। और मान लीजिए बरसात हो जाती है तो पानी निकासी की भी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। और मिट्टी का चयन ऐसे करना है जहाँ पे मिट्टी थोड़ा सा भुरभुरी वाली हो, थोड़ा सा किसान साथियों बलुई दोमट मिट्टी हो, वहाँ पे आपको जो नर्सरी है वो डालनी चाहिए। बहुत जो सख्त मिट्टियाँ होती है, चिकनी वगैरह मिट्टी, वहाँ पर आपको नर्सरी नहीं डालनी है, क्योंकि ऐसी मिट्टियों में जड़ें जो होती हैं काफ़ी मतलब अंदर तक ज़्यादा फैल भी नहीं पाती हैं। दूसरा ये होता है कि जब आप इसको उखाड़ते हैं तो काफ़ी ज़्यादा जड़ों को नुकसान पहुँचता है, जिससे पौधा रिकवर होने में काफ़ी ज़्यादा समय ले लेता है, जिससे आपको नुकसान होता है। तो यहाँ पे इस बात का किसान साथियों ध्यान रखना है। अब इसके बाद किसान साथियों आता है रोपाई वाला समय। तो रोपाई वाला समय आपको ध्यान ये रखना है कि जब आपके धान के पौधे जो हैं 21 दिन से लेकर 25 दिन के हो जाए तो धान की रोपाई कर देनी है। काफ़ी अच्छा समय होता है। लगभग 4 पत्तियां जब आपके धान के पौधे में निकल आएँ तब आपको रोपाई कर देनी चाहिए। बहुत से लोग गलती ये करते हैं कि 30 दिन, 40 दिन, 45, 50 दिन तक वो नर्सरी की रोपाई करते हैं। तो उसमें क्या होता है, कल्ले निकलने वाला जो समय है वो आपके नर्सरी में ही व्यतीत हो जाता है, जिससे उसमें ज़्यादा कल्ले का फुटाव नहीं हो पाता है, आपको कम उत्पादन मिल पाता है। ज़्यादा कल्ले नहीं आएंगे तो उत्पादन कहाँ से अच्छा मिलेगा। तो शुरुआत में आपको ज़्यादा कल्ले बढ़ाने पर ही फोकस करना है, और सबसे पहले तो आपको अच्छी से नर्सरी तैयार करने पर फोकस करना है। इसके बाद में किसान साथियों रोपाई वाली खाद, अब बहुत से लोग गलती ये करते हैं कि जब धान की रोपाई करते हैं तो उस समय खादों का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। बहुत से लोग 10 से 12 दिन के बाद खादों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसी गलती आपको भूल कर भी नहीं करनी है, क्योंकि किसान साथियों जब आप धान की रोपाई कर देते हैं तो रोपाई करने के 72 घंटे के अंदर, मतलब 3 दिन के अंदर आपके जो पौधे होते हैं मिट्टी से जो जड़ें होती हैं मिट्टी को अच्छे से पकड़ लेती हैं। इसके साथ साथ मिट्टी में जो भी भोजन होता है, मतलब जो भी पोषक तत्व होता है, जो भी भोज्य पदार्थ होता है, उसको ग्रहण करने लगती हैं। अब जब मिट्टी में आपके तत्व रहेगा नहीं, खाद आपने डाला ही नहीं है, तो पौधे का शुरुआती विकास उतना तेज़ी से नहीं हो पाता है जितना आप उम्मीद करते हैं। इससे आपकी फसल पिछड़ जाती है। आप वही खाद 10 से 12 दिन के बाद डालते हैं तो सीधा सीधा आपकी जो फसल है वो तो 10 से 12 दिन पीछे चली गई। अब उसमें जब 10 से 12 दिन बाद कल्ले आएंगे तो वो समय निकल जाएगा, कल्ले निकलने वाला, जिससे ज़्यादा कल्ले भी नहीं आ पाएंगे और अच्छा उत्पादन भी नहीं मिल पाएगा। तो 3 दिन के अंदर आपको खादों का इस्तेमाल कर देना है। हमारे बहुत सारे किसान साथी ये भी बोलते हैं कि हमारे खेत में लिंचिंग वाली समस्या होती है। तो ऐसे अगर खेत है जहाँ पर थोड़ा सा पानी जल्दी सूख जाता है, लिंचिंग वाली समस्या होती है, तो भले ही आप रोपाई के समय न डालें, लेकिन 3 दिन के अंदर तो आप डाल ही सकते हैं। 3 दिन के बाद आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है। इसके साथ साथ किसान साथियों खादों के साथ साथ आपको सिंचाई प्रबंधन पे भी ध्यान देना है। समय से अगर आप धान में सिंचाई नहीं कर पाएंगे, बाई चांस बरसात अच्छी होती है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर बरसात अच्छी नहीं होती है, समय से आप सिंचाई नहीं कर पाएंगे तो भी उत्पादन में कमी रह जाती है। तो सबसे पहले तो हम पानी लगाते हैं किसान साथियों, जब हम रोपाई करते हैं उस समय अच्छे से ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद में हमें पानी लगाना चाहिए पहले, जब हम पहली खाद डालते हैं तब, मतलब लगभग 20 से 25 दिन, 35 दिन, 30 दिन के अंदर। इसके बाद में दूसरा पानी लगाते हैं जब हम दूसरा खाद डालते हैं। इसके बाद में मतलब कल्ले निकलते समय इसके साथ साथ हम गबोड़ अवस्था में पानी लगाते हैं, दाने के भराव के समय, फ्लावरिंग की स्टेज में। और फूल वाली अवस्था में आपको ध्यान ये रखना है कि कोई भी चीज़ें आपको छिड़काव नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पे पोलिनेशन में बाधाएं आती है। अब हम बात NPK की भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे NPK आपको केवल 2-3 ही डालने हैं। पहला NPK आपको डालना है NPK 19-19-19, जो कि आपको डालना है कल्ले निकलते समय। दूसरा NPK आपको डालना है 052-34, इसका इस्तेमाल करना है
है गबोट अवस्था में बालियाँ बनने से, मतलब बालियाँ निकलने से पहले। तीसरा NPK डालना है 0050 या फिर 13045, इसका इस्तेमाल आपको करना है दाने भरते समय। तो ये 3 NPK आपको डालना है। साथ में अगर आप जिंक डालते हैं तो जिंक का इस्तेमाल आपको करना होता है जब आप पहली बार यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करते हैं, वही मान के चलिए 25 दिन के आसपास, तब आपको जिंक का इस्तेमाल कर देना है। लगभग 33% वाले जिंक आपको डालने चाहिए लगभग 5 kg, या फिर 21% वाले जिंक आपको डालने चाहिए लगभग 8 kg। साथ में आप चाहें तो सल्फर भी डाल सकते हैं, ग्रोथ प्रमोटर भी आप धान की रोपाई के समय डाल सकते हैं, जिससे अच्छे कल्ले आते हैं, फुटाव अच्छा होता है। तो ये छोटी छोटी ऐसी बातें होती है, अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं तो धान की फसल में निश्चित ही अच्छा उत्पादन आप ले पाएंगे। सबसे पहले तो अच्छे से बीज का चयन करना है, अच्छी किस्म का चयन करना है, बीज को उपचारित करना है, समय से रोपाई करनी है, रोपाई के समय से खादों का इस्तेमाल करना है, समय से सिंचाई करनी है, समय से आपको स्प्रे करना है। सारी चीज़ें समय से करेंगे तो कोई भी वैरायटी आपको अपना अधिकतम उत्पादन दे पाएगी। अगर आज की जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक शेयर करें। कोई सवाल कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।